Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope all you will be fine. In the previous lecture, we have studied about the empirical formula and molecular formula. Both of these we define it. As you know that compounds are of two types, organic compounds and inorganic compounds. Empirical formula of inorganic compounds can be determined by using percentage composition, whereas organic compounds empirical formula can be determined with the help of combustion analysis. Today we are going to determine empirical formula of organic compounds. How they are determined? First of all, we study the rules for determining empirical formula of organic compounds. First rule is to determine the elements present in the organic compound, and it is experimental step. Experimentally in the laboratory, by taking sample of compound, then we determine their elements present in the organic compound. So first step for the determination of empirical formula is to determine, determine elements present in the compound. ये जो स्टेप है ये एक्सपेरिमेंटल स्टेप होता है. दिस इज एक्सपेरिमेंटल स्टेप. और ये स्टेप ये आपको अगर एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना होगा तो ये स्टेप आपको ऑलरेडी गिवन होगा प्रॉब्लम में. आपने क्लासरूम में, आपने एग्जाम रूम में एलिमेंट डिटेक्ट आपने करने नहीं है, वो आपको इन्फॉर्मेशन जो भी एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको गिवन होगी. उसके बाद सेकंड स्टेप जो है पहला स्टेप ये नोन होगा, गिवन होगा. दूसरा स्टेप होता है कैलकुलेट या डिटरमाइन द कंपोजिशन. कंपोजिशन में दो चीजें आती हैं. कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट मीन्स पहले मास ऑफ ईच एलिमेंट और उसके बाद परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट. ये सेकंड स्टेप के लिए हमने जो है वो कंबशन एनालिसिस करनी पड़ती. ये भी एक्चुअली जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेप होता है. तो मास या परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन करने के लिए हमें कंबशन एनालिसिस करनी पड़ती है. कंबशन एनालिसिस क्या होती है ये मैं बाद में समझाता हूं. पहले हम थोड़ा सा स्टेप्स को पढ़ लें पहले. तो सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, आई मीन्स मास ऑफ ईच एलिमेंट, देन परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट. ये दोनों एक फार्मूला के तहत डिटरमाइन करने पड़ते हैं. इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. कौन सी है? फॉर एग्जांपल पहले मास ऑफ एलिमेंट. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो एलिमेंट्स तो लाजमी होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन. ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये तो होते ही है उसमें. इसके अलावा अगर थर्ड या फोर्थ कोई एलिमेंट है तो वो कोई भी और हो सकता है इन दोनों के अलावा. मे बी ऑक्सीजन, मे बी नाइट्रोजन, सो एंड सो ऑन. इन दो के लिए जो हमने मास मालूम करना है वो फार्मूला के तहत करना पड़ता है. मास ऑफ कार्बन किस तरह मालूम करेंगे? तो इसका एक्चुअली फार्मूला ये है
हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन, इसको इधर लिखते हैं, इसको छोड़ के जगह थोड़ी है, इसको इधर लिखते हैं। पहले मास ऑफ कार्बन, इसके लिए हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये वो मास है जो हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है, जिसको हम कहते हैं यील्डेड। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्ट करते हैं, प्रॉब्लम में आपको दिया होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, एनी थर्ड एलिमेंट वाज कंबस्टेड इन अ स्ट्रीम ऑफ एयर। जब उसको हम कंबस्ट करते हैं तो यील्ड सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर, ये दोनों दिए हुए होते हैं। वो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्रॉब्लम में गिवन होता है, यहाँ पे वो मास लिखेंगे। तो इस फार्मूला के तहत हमको मास ऑफ कार्बन मिलेगा। अगर यहां पे हम ये कहें कि हमने मास नहीं डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन डिटरमाइन करना है, तो इसी फार्मूला को हम जो है कंटिन्यू भी कर सकते हैं। एक ही स्टेप में मास डिटरमाइन करने के साथ साथ हम इसमें ही परसेंटेज भी डिटरमाइन करते हैं। अगर हम पहले मास मालूम करेंगे उसके बाद परसेंटेज, तो जो यहां से जवाब आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे। जो मास ऑफ कार्बन मिलेगा उस मास को फिर डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ सैंपल, जो भी आपको दिया होता है प्रॉब्लम में, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो अगर ये सारा फार्मूला एक साथ ही हम लिखेंगे तो उस वक्त हम कहेंगे दिस इज द परसेंटेज ऑफ, then we are saying that it is the percentage of carbon by this formula. Similarly, अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन मालूम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? लिखेंगे फार्मूला में मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास ऑफ वाटर। ये गिवन जो है ये एक्सपेरिमेंटली जो यील्डेड होता है, एक्सपेरिमेंटली जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कंबस्ट करते हैं वहां से जो हमें अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है, वो वाटर जो है यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कभी कभी ये स्टूडेंट्स जो है वो सवाल पूछते हैं कि सर यहाँ पे आपने कार्बन एलिमेंट का मास लिखा है, मोलर मास ऑफ कार्बन एलिमेंट, और यहाँ पे आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास लिखा है। तो ये इस वजह से होता है कि जब किसी कंपाउंड को हम हीट करते हैं, कंबस्ट करते हैं, जो सैंपल होता है, अगर उसमें हमारा कार्बन मौजूद होगा तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और अगर हमारे सैंपल में हाइड्रोजन मौजूद होगा तो ऑक्सीजन के साथ वो क्या बनाएगा? वाटर। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन एटम है, 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है। इस वजह से हम जब फार्मूला में मास ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन करते हैं तो 18 ग्राम वाटर में जो मोलर मास है वाटर का, उसमें हाइड्रोजन के 2 ग्राम होते हैं, और 2 ग्राम जो है वो उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास है। इस वजह से यहाँ पे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में जिसका मोलर मास 44 ग्राम है, उसमें कार्बन का मास जो होता है वो 12 ग्राम होता है, और 12 ग्राम मोलर मास ऑफ कार्बन एटम का होता है, एलिमेंट का होता है। तो इस वजह से यहाँ पे कार्बन एलिमेंट लिखते हैं। ओके, अगर हमने यहाँ पे भी डायरेक्ट हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन करें, मास को छोड़ दें, डायरेक्ट हम परसेंटेज पे चले जाएं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट मास ऑफ एलिमेंट, सेकंड नंबर पे परसेंटेज। अगर हम मास ना भी डिटरमाइन करें, डायरेक्ट हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन करें, और ये फार्मूला हम लिख लें, इसमें वो मास जो है वो ऑलरेडी हमें
मालूम हो जाता है। मास इस वजह से डिटरमाइन करते हैं कि हमने अगला स्टेप परसेंटेज का है, परसेंटेज के लिए हम मास डिटरमाइन करते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट वही फार्मूला जो है एक ही दो स्टेप्स एक स्टेप्स में कर जाते हैं तो वो बेहतर रहेगा। और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगी। एक बात और यहाँ पे समझ ले, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सैंपल में एलिमेंट्स दो हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है या कोई भी दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट की परसेंटेज हमने फार्मूला के जरिए डिटरमाइन की, दूसरे एलिमेंट की परसेंटेज हम इनडायरेक्ट मेथड से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसको हम फार्मूला के जरिए, फर्ज को कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन की परसेंटेज हम इस फार्मूला से डिटरमाइन किया, कोई भी जवाब आया, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, वो कार्बन वाली परसेंटेज 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज मिल जाएगी। अगर हमारे सैंपल में 3 एलिमेंट हैं तो 2 एलिमेंट की परसेंटेज फार्मूला के जरिए हम डिटरमाइन करेंगे, थर्ड एलिमेंट की परसेंटेज इनडायरेक्ट हम 100 माइनस परसेंटेज ऑफ 1 एलिमेंट प्लस परसेंटेज ऑफ जो है तो सेकंड एलिमेंट, यानी दोनों एलिमेंट जिनकी हमने परसेंटेज डिटरमाइन किए उसको कंबाइन करके 100 में से सेपरेट करेंगे तो थर्ड एलिमेंट की परसेंटेज हमें मिल जाएगी। तो ये जो है दूसरा स्टेप, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो ये इस तरह इस फार्मूला से हम डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप में है इस परसेंटेज को हम फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप में हमने मालूम करना है एटॉमिक रेशो, जिसको बुक्स में हम मोल रेशो भी जो है वो कहते हैं। तो परसेंटेज को उसी एलिमेंट, कार्बन की परसेंटेज जो निकाली, उस कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसको हम एटॉमिक रेशो कहते हैं। तो इस तरह कार्बन के परसेंटेज को कार्बन के मास के साथ डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन की परसेंटेज होगी उसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, कोई भी थर्ड एलिमेंट है उसकी परसेंटेज को उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमें थर्ड स्टेप मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं एटॉमिक रेशो। अच्छा, अभी ये जो एटॉमिक रेशो या मोल रेशो जो हमने डिटरमाइन किया, जितने एलिमेंट्स हैं उनके मोल रेशो को हम देखेंगे, हर एक का अपना अपना जवाब आएगा। उसमें जो लीस्ट वैल्यू है उसको हमने देखना है कौन से एलिमेंट का एटॉमिक रेशो लीस्ट है। अब अगले स्टेप में सिंपल रेशो ऑफ एटम्स, सिंपल रेशो को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, जो मोल रेशो हमने हर एलिमेंट का निकाला उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, हर एलिमेंट के मोल रेशो को स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, हमें सिंपल रेशो आएगा। आपने ये नोट किया होगा, मैं वो थर्ड स्टेप पहले लिख लूं। थर्ड स्टेप जो है वो है डिटरमाइन एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिवाइड ईच परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय देयर एटॉमिक मासेस। कार्बन की परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी थर्ड एलिमेंट है डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो इस तरह इसका जो जवाब आएगा, जो रेशो आएगा उसको हम एटॉमिक रेशो कहेंगे या उसको मोल रेशो भी हम कहते हैं। उसके बाद अब इसमें यह देखना है, फर्ज करो इसका आंसर आता है x, इसका y, इसका z, x, y, z इनमें से कोई भी 2 या 3 सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी होंगे। अगर डिफरेंट है
तो इसमें देखेंगे किसका स्मॉलेस्ट है। देन इन द फोर्थ स्टेप वी आर गोइंग टू डिटरमाइन सिंपल रेशो। इसको यहां पे हम कभी कभार सिंपलेस्ट भी कहते हैं, सिंपलेस्ट रेशो, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हमें सिंपलेस्ट रेशो चाहिए। अब यहां पे देखना है वो जो सिंपलेस्ट रेशो है वो होल नंबर में है या फ्रैक्शन में है, ये ख्याल रखना पड़ता है। अगर होल नंबर में है तो फिर ये फोर्थ स्टेप जो होगा हमारा डिटर्मिनेशन के लिए लास्ट स्टेप होगा। किस तरह डिटरमाइन करते हैं, वो क्या करेंगे, डिवाइड ईच मोल रेशो, या मत ऊपर हमने लिखा है एटॉमिक रेशो, डिवाइड ईच एटॉमिक रेशो बाय लीस्ट वैल्यू, लीस्ट एटॉमिक रेशो वैल्यू। कार्बन का, हाइड्रोजन का और थर्ड एलिमेंट का जो भी है, जिस जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगा उसके साथ डिवाइड करेंगे तो ए का वैल्यू जो आंसर जो है वो 1 आएगा। जिसका वैल्यू स्मॉलेस्ट है उसी को अपने ही नंबर के साथ, स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ जब डिवाइड करेंगे तो जवाब उसका एक एलिमेंट का, यहाँ से एक एटम का जो है वो आंसर 1 आएगा। बाकी दूसरे जो है वो उनको देखेंगे, मे बी 1 आए या मल्टीपल ऑफ 1 आ जाए, मे बी होल नंबर हो या फ्रैक्शन हो। तो अगर इस स्टेप्स में जो सिंपल रेशो जो है, सिंपल रेशो अगर वो होल नंबर में है फिर तो ठीक है, उसको आगे कुछ भी नहीं करना, उसको नोट करेंगे। अगर वो सिंपल रेशो इन फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ये देखेंगे कि वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट कौन सी डिजिट है। अगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन में आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 है या 0.2 है तो इसको इग्नोर करके नियरेस्ट जो उसका होल नंबर है उसको हम जो है वो मेंटेन रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे जवाब आ जाता है 3.2 तो हम इसको होल नंबर में सिर्फ 3 लेंगे, 0.2 को या 0.1 को इग्नोर कर देंगे। अगर यहाँ पे 0.98 या 9 आता है, 0.8 या आफ्टर डेसिमल पॉइंट, फॉर एग्जांपल 2.9 आया या 2.8 आया, इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे, इसको भी हम एज अ 3 लेंगे। हाँ, अलबत्ता इनके अलावा अगर 0.4 है या 0.0 आखिर में डेसिमल के बाद 0.6 है तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ। दीज नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय 3। 0.4 हो, 0.3 हो, 0.7 हो, ये 4 नंबर अगर डेसिमल के बाद हैं तो उनको मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1.3 है या 1.6 है, 1.7 है, ऐसे फ्रैक्शनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, जैसे वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये फिर भी 1.3 को फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.9 और इसको हम एज 2 होल नंबर लेंगे। अगर डेसिमल आफ्टर डेसिमल 0.5 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में सिंपल रेशो जो है अगर वो फ्रैक्शन में है तो इसमें यह ख्याल रखना है वो फ्रैक्शनल नंबर जो है एलिमेंट्स का किसी एक का हो या डिफरेंट का हो, तो उसमें फ्रैक्शनल नंबर में उस नंबर के डेसिमल के बाद अगर 0.1 है, 0.2 है, 0.8 है, 0.9 है तो इनको हम ख़त्म करके डायरेक्ट राउंड ऑफ उसको कर देंगे, जिस तरह हम पहले पढ़ के आए। 0.8 और 0.9 को ख़त्म करके 1 ऐड करेंगे होल नंबर में, 0.1 और 0.2 को जस्ट ड्रॉप कर देंगे, जो पहले ही होल नंबर था उसको ही मेंटेन रखेंगे। अगर डेसिमल फ्रैक्शन नंबर में डेसिमल के बाद ये 4 नंबर हैं 0.4, 0.6, 0.3, 0.7,
तो उस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? टू कन्वर्ट इट इनटू द होल नंबर। हमें एम्पिरिकल फार्मूला के लिए होल नंबर चाहिए होता है। कैलकुलेशन में इस स्टेप में फ्रैक्शनल नंबर आ गया तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा होल नंबर। टू मल्टीप्लाई विथ एनी एप्रोप्रिएट नंबर, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जैसे वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस ये याद रख ले। 0.5 है तो उसको अगर डेसिमल के बाद 0.5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2.5 है तो 5 हो जाएगा, 1.5 है तो 3 हो जाएगा। लेकिन अगर डेसिमल के बाद 0.4, 0.3, 0.6, 0.7 है तो ऐसे नंबर को, इसके डेसिमल से पहले कोई भी नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उस सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। वो अगेन फ्रैक्शन में होगा, लेकिन वो ऐसा फ्रैक्शन आएगा जिसमें आफ्टर डेसिमल 0.8 या 9 है, जो ऑटोमेटिक राउंड ऑफ करेंगे हम नियरेस्ट होल नंबर में। तो इस नंबर मेथड को जो है वो ज़रा याद रखना है। तो ये जो है हमें अच्छा, फ्रैक्शनल नंबर को तो हमने मल्टीप्लाई किया, बाकी जो 2 एलिमेंट्स थे उनका ऑलरेडी अगर होल नंबर में रेशो मिला है तो उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर किसी एक फ्रैक्शनल नंबर को जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं फॉर द कन्वर्जन इनटू होल नंबर, तो जो ऑलरेडी उसमें रेशो में होल नंबर्स हैं उनको भी सेम नंबर के साथ, यानी सारे नंबरों को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। होल नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी ऑलरेडी होल नंबर में ही आएगा। तो हमने 4th स्टेप में देखना है, अगर वो होल नंबर में ऑलरेडी है फिर तो ठीक है, हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। अगर वो फ्रैक्शन में आता है तो फर्दर उसको हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है टू मल्टीप्लाई विथ एप्रोप्रिएट नंबर, किसी खास नंबर के साथ, जैसे वो फ्रैक्शनल नंबर कन्वर्ट हो जाए होल नंबर्स में। और वो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 0.5 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो 4 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये होल नंबर्स में हो जाएगा। और फाइनल जो है वो हम जो है एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ पे 3 एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फर्स्ट को 3 एलिमेंट थे, और हमने फाइनल में जो है इनका रेशो लिया 2, 4 और 1, 2, 4 और 1, ये रेशो आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे CHO C2H4O, इस तरह लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। ये सिर्फ यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं हमने डिटरमाइन किया एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे अगर हमने उसकी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है तो फिर क्या करेंगे, जब जो एम्पिरिकल फार्मूला हमने मालूम किया, इसको मैं थोड़ा आगे ले चलता हूँ यहाँ से। जब हम डिटरमाइन करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, फॉर एग्जाम्पल हमने किया C2H4O, और प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है कि आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करें। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक स्टेप और आगे हम जो है ना चलेंगे। वो क्या करेंगे, अभी इसी का एम्पिरिकल फार्मूला मास डिटरमाइन करेंगे। जिस तरह मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला ये है, इसका मास को एम्पिरिकल फार्मूला 2 × 12 + 4 × 1 + 1 × नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास, इनको ऐड करेंगे, जो भी आएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास हमें मिलेगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, कल मैंने लिखवाया था, इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमने डिटरमाइन किया, इसको एक इंटीग्रल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर n मे बी 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर हो सकता है। आपको याद होगा मैंने कल शुरू में समझाया था, जिसको हम कॉमन नंबर कहते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ हो तो उसके रेशो में से कॉमन एक नंबर देते हैं, उस कॉमन को हम इंटीग्रल नंबर कहते हैं। वो कौन सा हो सकता है, इसको हमने डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करेंगे, n = मॉलिक्यूलर मास अपॉन
एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने इधर से अभी डिटरमाइन किया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ये आपको प्रॉब्लम में जरूर दिया होगा। अगर वो सवाल में पूछेंगे डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड गिवन होगा। तो जो वो गिवन होगा उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 78 और हमने एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन किया वो है फॉर एग्जांपल कोई 13, तो जवाब आएगा 6। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, फर्स्ट को 2 एलिमेंट्स पे था कार्बन हाइड्रोजन, और उसको जो है हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये जवाब आ जाएगा C6